अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स ऑफ सिग्नम x साइन इनवर्स भिन्नांश भाग x का y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स e की पावर x माइनस 2 y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स log ऑफ सिग्नम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स भिन्नांश भाग x, y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 बाई x। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। सबका हमें प्रांत और परिसर याद करना है। आप लोग भी पहले सारे सॉल्व कर लीजिएगा और फिर सारे आंसर्स चेक करिएगा। ठीक है, अगला क्या है भाई, चौथा, y बराबर tan इनवर्स ऑफ सिग्नम x। ठीक है, देखिए ऐसे सोचते हैं, tan इनवर्स की प्रांत क्या होती है, सभी वास्तविक संख्याएं, और सिग्नम x का प्रांत क्या होता है, ऑल रियल। ना तो tan इनवर्स में कोई दिक्कत है, ना सिग्नम को कोई दिक्कत है। भाई संकट होगा, लॉग होगा या साइन इनवर्स है, इनमें दिक्कत थी, यहाँ तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो प्रांत है वो तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो। तो भाई साहब ये जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन की कुछ लिमिट है। लिमिट ये है कि वो आउटपुट या तो 1 देगा या 0 देगा या 1 -1 देगा, 0 देगा या 1 देगा। सिग्नम x -1 0 और 1 के अलावा कुछ और आउटपुट नहीं दे सकता है। तो ये जो आउटपुट था ये किस में जाके फिक्स हो गया, tan इनवर्स में। tan इनवर्स में या तो -1 गया या 0 गया या 1 गया। भाई ऐसी है ना, पहले x गया तो सिग्नम x ने अपना आउटपुट दिया, वो आउटपुट tan इनवर्स में गया। तो tan इनवर्स में गया इनपुट -1 0 या 1। तो tan इनवर्स -1 कितना होता है, tan इनवर्स में नेगेटिव याद करो, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कितना, -π/4। tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4। तो ये तो इसका प्रांत हो गया और ये इसका परिसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कौन सा फंक्शन है, भिन्नांश भाग, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स को परिभाषित होने के लिए जो भी इनपुट है वो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1। अब हमें अपनी समझदारी से काम लेना है। देखिए लिख तो दिया हमने -1 से 1, पर हम ये देख रहे हैं कि क्या भिन्नांश भाग -1 से 1 एक्चुअली हो भी सकता है। तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता भाई। भिन्नांश भाग का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता था कि नहीं होता था, ये किसके बीच में रहता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में, आउटपुट इसका। तो ये जो लिखा है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जो पॉसिबल है वो हमारे हिसाब से लिख लेते हैं। -1 से 1 का उप समुच्चय भिन्नांश भाग हो सकता है 0 से 1, 0 ओपन से 1। और क्या ये हमेशा होता है, यस ये हमेशा ही होता है। तो इसका मतलब डोमेन तो इसकी ऑल रियल होगी। x आप कुछ भी रखो, भिन्नांश भाग 0 से 1 तक की वैल्यू देगा। और ये ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इसमें जो आप साइन इनवर्स में नहीं रख सकते। 0 से 1 के बीच की सभी वैल्यू साइन इनवर्स में रखी जा सकती हैं, इसलिए इसका प्रांत ऑल रियल होगा। अब जब हम परिसर की बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स को जो इनपुट मिला वो तो सिर्फ इतना ही मिला। अब ये मत रख देना -1 से 1, वही साइन इनवर्स को भिन्नांश भाग का आउटपुट मिला। भिन्नांश भाग का आउटपुट था 0 से 1, तो इसमें 0 से 1 तक की ही वैल्यू जाएगी। तो जब साइन इनवर्स 0 की बात करेंगे तो आउटपुट 0 होगा, और जब 1 की बात करेंगे तो आउटपुट π/2 होगा। 0 से 0 आया था तो ओपन, 1 से π/2 आया था तो क्लोज्ड। ये इसका परिसर हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा अगला क्वेश्चन, y बराबर cos इनवर्स e की पावर x -2। तो मतलब cos इनवर्स के लिए क्या ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए थी, बिल्कुल सर ये होनी चाहिए थी। तो e की पावर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए थी। तो x कैसे निकलेगा, लॉग लेना पड़ेगा, बेस कितना e,
और ई बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो log 1 तो 0 हो गया और यहाँ log 3 हो गया। तो ये तो बेटा इसका हो गया इनपुट। इस इनपुट को जब मैं यहाँ रखता हूँ, 0 रखने पे e की पावर 0 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 3 रखने पे log 3 रखने पे 3 माइनस 2 1। तो बेसिकली e की पावर x माइनस 2 बदला -1 से 1 तक, जो कि किस में चला गया, cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स का इनपुट गया -1 से 1, जो इसकी पूरी प्रांत होती थी, और ये पूरी प्रांत cos इनवर्स में गई, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, 0 से लेकर पाई तक आएगा, जिसका मुख्य मान परिसर है। तो ये तो प्रांत हो गया और ये इसका परिसर हो 0 से पाई। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था ये। कॉट इनवर्स का प्रांत क्या होता है? कॉट इनवर्स का प्रांत ऑल रियल, मतलब लॉग की कोई भी वैल्यू आएगी कॉट इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने ये ध्यान रखना है लॉग लिखा हुआ है। अच्छा, लॉग के सामने जो भी लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉजिटिव हो, इसका हम ध्यान रखें, क्योंकि लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए इस क्वाड्रेटिक पे नज़र मारें, तो इस क्वाड्रेटिक का मुख्य गुणांक पॉजिटिव है, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और इसका विविधकर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब ऐसा होता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर बनता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव संख्या है। ये संख्या अगर हमेशा पॉजिटिव है तो सिग्नम में अगर पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 1। मतलब हम एक्स को कुछ भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिग्नम का आउटपुट 1 ही आएगा, और लॉग अगर 1 हुआ तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब कॉट इनवर्स में कुछ भी करो इनपुट 0 ही जाएगा। तो कॉट इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, इनपुट 0 रखा तो ग्राफ आपने याद करना है, कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाया था, देखो आउटपुट 0 कब आ रहा है, कॉट इनवर्स इनपुट जब 0 रखा तो आउटपुट कितना आ रहा है, π/2। तो इसका मतलब प्रांत तो ये हो गई, और इसका परिसर में सिर्फ एक संख्या है, π/2। ठीक है क्या, ये प्रांत और ये परिसर। अच्छा, अगर कुछ ऐसी संख्या आ रही होती जिससे सिग्नम 0 हो रहा होता या -1, तो हमें रिजेक्ट करना पड़ता, तो डोमेन में से कुछ कम हो जाता। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो इसलिए इसकी प्रांत ऑल रियल हो, क्योंकि उसके कारण पूरा फंक्शन हमेशा परिभाषित हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स भिन्नांश भाग एक्स। तो भाई भिन्नांश भाग एक्स की तो रेंज होती है 0 से 1, सही है। तो अगर भिन्नांश भाग x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, इसमें मैंने क्या लिखा था, एक बार हम वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स भिन्नांश भाग x लिखा हुआ था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। भिन्नांश भाग x कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है क्या? हाँ, तो 0 से अगर 1, 0 बंद है, शायद मैंने ओपन कर दिया था, आप करेक्ट कर लीजिए। बंद 0 से लेके 1 तक अगर लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी, साइन इनवर्स में इनपुट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1। प्रांत तो क्या होगी, ऑल रियल, क्योंकि -1 से 1 का ये उपसमुच्चय ही है, तो साइन इनवर्स परिभाषित होगा, और आउटपुट आएगा 0 से लेकर π/2। π/2 पे ओपन आएगा, 0 पे क्लोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भिन्नांश भाग x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, अगर भिन्नांश भाग x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो हमने क्या करना है, कॉट इनवर्स को परिभाषित होने के लिए x ऑल रियल हो सकता है, तो ये तो x की सभी वास्तविक संख्याओं में आउटपुट यही आएगा, तो कॉट इनवर्स हमेशा परिभाषित होगा। अब कॉट इनवर्स में इनपुट की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से लेके 1 तक गया। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं रेंज में जहाँ पर भी, तो ग्राफ बना लिया करिए, सही है। इनपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, 0 से लेके 1 तक, तो ग्राफ का इतना हिस्सा आएगा। अच्छा, इस हिस्से के अनुरूप अगर हम रेंज लिखना चाहें तो क्या रेंज आएगी भाई इसकी? इसकी रेंज आएगी कॉट इनवर्स 0, ये कितना होता है, π/2, और 1 रखने पर कॉट इनवर्स 1 कितना होगा, ये होगा π/4, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पर तो आउटपुट π/2 आ गया, जो कि बंद आएगा, 0 बंद था, और 1 पर आउटपुट आएगा π/4 जो ओपन आएगा। तो ये हो गया इसका परिसर। ठीक है ना। प्रांत तो ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल कैसे भैया, आप x को कुछ भी रखो, भिन्नांश x 0 से 1 होगा, और कॉट इनवर्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका प्रांत ऑल रियल होता है, तो आप कुछ भी इनपुट डालोगे चलेगा। अब सभी इनपुट के लिए फ्रैक्शन x गया 0 से 1, तो उस 0 से 1 के लिए हमने कॉट इनवर्स का आउटपुट चेक कर लिया।
आउटपुट आया π/4 से π/2, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 9th, ये वाले भाई ध्यान से करने हैं। कोसिकेंट इनवर्स e की पावर x प्लस 1 e की पावर x। सबसे पहली बात, कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या होती थी? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सही है। अच्छा, इसकी बात करें e की पावर x प्लस 1 e की पावर x, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पहले पढ़ा है। e की घात x प्लस 1 e की घात x जो होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है, क्या ये t प्लस 1/t जैसा लिखा हुआ है? और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है यदि t पॉजिटिव होता है, ठीक है क्या? और लेस देन इक्वल टू -2 होती है अगर t नेगेटिव होता है। तो आप मेरे को खुद बताइए, यदि t e की पावर x है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 e रेज़ टू पावर x, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी? ठीक। अब ऐसे समझिए कि हम इनपुट में क्या रख सकते थे? हम इनपुट में रख सकते थे -1 से छोटी संख्या और 1 से बड़ी संख्या। कोसिकेंट इनवर्स के अंदर है ना, कोसिकेंट इनवर्स कह रहा है आप मेरे अंदर 1 से इन्फिनिटी या -1 से छोटी वैल्यू रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने क्या रखा था? e की पावर x प्लस 1 e की पावर x, जो हमने देख लिया कि किससे ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है। तो यार ये वाली जो संख्या है जो हम अपनी तरफ से इनपुट रख रहे हैं, वो इनपुट कोसिकेंट इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये हमेशा इसका उपसमुच्चय आ रहा है, सही बात है। तो इसका मतलब जब जब e की पावर x प्लस 1 e की पावर x परिभाषित होगा, तब तक उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और 2 से बड़ी वैल्यू कोसिकेंट इनवर्स में कोई संकट नहीं दे रही। ये कब परिभाषित होगा? ये x की सभी रियल वैल्यू के लिए परिभाषित होगा। तो इसका मतलब इसका प्रांत तो ये हो गया। अब जब बात करते हैं परिसर की, तो मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका है कि ग्राफ बना लें और फिर इसका परिसर चेक करें। आप भी ग्राफ बनाएंगे बार बार तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 1 -1 पर आउटपुट π/2 होता है और फिर ऐसे जाता है, और ये कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। तो हमने देखा कोसिकेंट इनवर्स में इनपुट ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक गया? 2 से इन्फिनिटी। तो 2 तो यहाँ कहीं होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हम इनपुट रख रहे हैं। तो इसका मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर यहाँ कोई बिंदु आएगा। तो हमने जो ग्राफ लेना है वो ग्राफ सिर्फ इतना सा हिस्सा लेना है, ठीक है क्या? तो जो रेंज आएगी y अक्ष पर देखते हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ आएगी। ये कब आएगा? जब इनपुट 2 था। तो y बराबर कोसिकेंट इनवर्स 2 कितना होगा? आप खुद सोचिए। आप लिखेंगे कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2 या साइन y इज इक्वल टू 1/2। तो y कितना हो गया भाई? π/6। तो ये हो गया π/6। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और कहाँ तक जा रहा है ग्राफ? जा रहा है किसकी तरफ? 0 की तरफ। आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, जिस पे ओपन रहेगा। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 0 से लेकर π/6 पर क्लोज्ड, क्योंकि 2 तो इंक्लूडेड था, 2 इंक्लूडेड था इधर, तो π/6 पे क्लोज, 0 ओपन रहता है। ये रेंज हो गई। तो रेंज अगर ग्राफ से करेंगे ना, जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसी तरीके से ये भी होगा सॉल्व। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है प्रांत और परिसर निकालना है। सीकेंड इनवर्स x प्लस 1/x। सीकेंड इनवर्स की दोबारा बात करें तो ये परिभाषित होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक के लिए। अच्छा, अब यहाँ डायरेक्ट लिखा है x प्लस 1/x। ये या तो 2 से ज़्यादा होगा या -2 से कम होगा। दोबारा से मैं आपको समझाऊँ, 1 से ज़्यादा या -1 से हम कुछ भी रखें सब चलेगा। तो हमने इनपुट दिया x प्लस 1/x, जो कहाँ से 2 से ज़्यादा है या -2 से कम है। तो बेटा ये वाली जो संख्या है, क्या ये वाली सभी संख्याएं परिभाषित होंगी?
सेकेंड इनवर्स एक्स को परिभाषित रखेंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम तो 1 से शुरू करना चाह रहे थे, सेकेंड इनवर्स ने कहा कि तुम 1 से शुरू कर दो, जबकि ये शुरू हुआ 2 से, तो ये जो अंतराल है ये तो इसकी प्रांत का वैसे ही उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस x + 1/x परिभाषित हो। तो x + 1/x हमेशा परिभाषित होगा 0 के अलावा। सोचिए क्यों 0 के अलावा? इसलिए क्योंकि 0 रख दिया भाई, इससे पिछले क्वेश्चन में e की घात x था, वो 0 नहीं होता है, यहाँ x है तो x 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी प्रांत में, तो ये हटाना जरूरी। अब इसके बाद परिसर के लिए क्या बताया मैंने? ग्राफ सबसे बढ़िया, ग्राफ खींचो, x अक्ष, y अक्ष, ये पाई, फिर x = 1 लाइन और x = -1 लाइन, ठीक है क्या? ग्राफ होता है सेकेंड इनवर्स x का कुछ इस प्रकार से। इनपुट कहाँ से कहाँ तक है? या तो 2 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो 2 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इनपुट में, या फिर -∞ से -2। तो -2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का ये पॉइंट पीछे की तरफ, मतलब ग्राफ ये वाला लेंगे, और 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला है, ठीक है क्या? तो -2 से यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, 2 से यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है? अच्छा, 2 से जो आउटपुट आएगा तो वैल्यू कितनी होगी? सेकेंड इनवर्स 2 मतलब सेकेंड y2, सेकेंड y2 मतलब cos y हाफ, cos y हाफ कब होता है? π/3, तो -½ कब होगा? 2π/3, पाई माइनस π/3, करेक्ट? तो π/3 से 2π/3, जिसमें से कौन सी वैल्यू हटानी होगी? ये कौन सी वैल्यू होती है भाई? π/2। तो रेंज क्या हो गई? π/3 से 2π/3 एक्सेप्ट π/2, ठीक है? तो रेंज आसानी से तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप ग्राफ से देखेंगे, ठीक है? चलिए आगे ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब हम, जिनसे आपकी और अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। अभी तो हमने सिंप्लीफिकेशन वाले नहीं करें, वो भी करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, लेट्स से सॉल्व फॉर x के मानों का अंतराल जो भी आ रहा है उसके लिए आपने सॉल्व करना है। तो महत्तम पूर्णांक cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -6 महत्तम पूर्णांक ऑफ cot इनवर्स x + 9 < 0, ये हमें हल करना है, ठीक है? अच्छा, इसको हल करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं थोड़ी देर के लिए cot इनवर्स x का महत्तम पूर्णांक जो है उसको t मान लो, इसको t मान, तो लिखा हुआ है t² - 60 + 9 < 0, जो कि t-3 का पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, < 0। अब ये बताइए बेटा, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तो या तो 0 या हमेशा पॉजिटिव होगा, भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। यहाँ लिखा है t-3 का होल स्क्वायर < 0 तो नहीं ना हो सकता है, तो इसका मतलब t-3 क्या होगा? = 0 के बराबर। क्या होगा? = 0 के बराबर, <0 नहीं हो सकता। t की वैल्यू क्या होगी? 3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x का मान 3 होना चाहिए, सही है? किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक 3 कब होगा? जब वो वाली संख्या 3 से बड़ी और 4 से छोटी। अब क्योंकि हम प्रतिलोम फलनों में डील कर रहे हैं, डायरेक्ट कूद के आंसर पे नहीं पहुंच जाना। अच्छा, डायरेक्ट कूद के आंसर पे नहीं पहुंच जाने का क्या मतलब है? कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, और वो ऑप्शन में आपको निश्चित रूप पे मिलेगा। वो क्या करते हैं, यहाँ तीनों तरफ cot लगा देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं cot 3, कई जने तो आंसर लिखते हैं x cot 4। सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ कि cot इनवर्स x किस प्रकार का फलन था? डिक्रीजिंग फंक्शन था। अगर cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने कहा था ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि अस्मिकाएं जब आएंगी इनइक्वालिटीज़ में यही फ़र्क पड़ता है। जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, चिन्ह वो है वो बदलता है। तो अगर आपने चिन्ह नहीं बदला तो इसका मतलब आपने पहली गलती तो यहीं कर दी। cot 3 cot 4 से बड़ी संख्या होगी तो इसमें अंतराल ही सही नहीं लिखा है। अच्छा, पहली गलती तो ये थी, तो ये गलत है। अच्छा, किसी ने चलो ये समझ लिया और ऐसे लिख दिया कि यार सर ये चलो आप जो कह रहे हो ऐसे लिख देते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप cot इनवर्स x का ग्राफ बनाओ तो cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस रूप में था। किस प्रकार का फंक्शन था? डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके बीच में? 0 से पाई। हमने लिखा cot इनवर्स x की वैल्यू 3 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि cot इनवर्स x की वैल्यू पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमें
3 से लेकर पाई तक ही इसको रखना होगा। यहाँ जो 4 लिखा है ये गलत लिखा है, ये तभी हम लिख सकते हैं जब हमें मुख्य मान परिसर अच्छे से याद हो। तो 3 से लेके पाई के बीच की वैल्यू होनी चाहिए कॉट इनवर्स x की। तो 3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा और पाई के करस्पॉन्डिंग जहाँ भी जा रहा है, तो ग्राफ ये होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट इनवर्स x 3 का मतलब x कितना हो गया, कॉट 3 हो गया। तो जो x की वैल्यूज हमारे लिए आ रही हैं वो -∞ से कॉट 3 तक आ रही हैं। 3 पे क्लोज है तो 3 कॉट 3 पर आएगा क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ गई, कॉट 3 पे क्लोज -∞ से कॉट 3। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है। 4 अगर आपने कॉट 4 वगैरह लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। मान लीजिए अब आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई करें या आप हल करें किसको, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पहले समझा दूं कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स या कोई भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम एक कोण होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो थीटा के बराबर है। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये इनपुट कैसा था बेटा, ये पॉजिटिव इनपुट था। तो मैं देख चुका हूँ कि अगर साइन इनवर्स में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, 0 से π/2 के बीच का ही होगा, फिक्स है। ये फायदा है इनवर्स का, हमारा आंसर इधर उधर नहीं घूम सकता है, हमारा आंसर निश्चित है क्योंकि ये एक ही आसादक फलन थे। तो उसमें क्वाड्रेंट्स फिक्स होते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये साइन ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम जान गए कि साइन थीटा का मान कितना है, 3/5। साइन इनवर्स 3/5 अगर थीटा है तो साइन थीटा हो गया 3/5। अच्छा, साइन थीटा 3/5 का मतलब ये अगर थीटा, ये 3, ये 5, तो ये 4 हो। साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा तो फिक्स था 3/5, पर अब फायदा ये हुआ क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। निश्चित रूप से एक ही चिन्ह आएगा, वही हमें फिक्स करके लिखना है। तो ये कितना हो गया, 4/5। तो आंसर कितना हो गया, 24/25। तो जब भी ऐसे हल करने के लिए क्वेश्चंस आए तो हम जो इन्वर्स फंक्शन है उसको थीटा या फाई मान लें और फिर आगे बढ़े, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, हल करना है या आपको इसका मान निकालना है। जो व्यंजक दिया जा रहा है, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन है और हमसे बोल रहा है इसका मान हल करें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ जो tan इनवर्स 2 लिखा है इसको थीटा मान लेता हूँ और जो tan इनवर्स 3 लिखा है इसको फाई मान लेता हूँ। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें, ये कैसा पॉजिटिव इनपुट है और ये भी धनात्मक इनपुट है। अच्छा, दोनों में इनपुट जब धनात्मक है तो इसका मतलब थीटा और फाई दोनों ही जो कोण होंगे ये कौन से क्वाड्रेंट के होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, 0 से π/2। यहाँ से मुझे पता पड़ गया tan थीटा हो गया 2 और tan फाई की वैल्यू हो गई 3। तो ये बन गया कुछ cos 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई। ये जो व्यंजक था ये ऐसा कुछ लिखा है। देखिए, अब cos 2 थीटा और sin 2 फाई के बहुत अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, आपको काफ़ी याद होंगे, पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर tan थीटा tan फाई पता है तो क्यों ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में ही लिखा जाए और sin 2 फाई का फॉर्मूला tan के रूप में ही लिखा जाए, ठीक है। क्या करने में वैसे भी कर सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा और sin 2 फाई का फॉर्मूला 2 tan फाई
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। इससे क्या होगा, हमें कोई और वैल्यूज़ नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ सिर्फ रख कर हल करना होगा। सही है, तो ये कितना हो गया बेटा, 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9 माइनस 3/5 प्लस 3/5 मतलब 0। तो हमें इसकी वैल्यू हल करनी थी, तो इसकी हल वैल्यू सही से सॉल्व करके आंसर आ गया 0। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ, आपने ये जो व्यंजक दे रहे हैं इसकी वैल्यू हल करके लिखनी है। व्यंजक है साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, इसको आपने हल करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कोई कोण है, थीटा बराबर कॉट इनवर्स -1/√3, आपका पहला काम। ये कोई अच्छा कोण मतलब जिन कोण की वैल्यू हमने पहले याद करी है वो है, तो डायरेक्ट आंसर लिखें। तो 1/√3 तो बढ़िया एंगल होता है भाई, पर कॉट इनवर्स में नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अच्छा, कॉट थीटा 1/√3 कब होता था, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई/3, तो ये आ गया पाई माइनस पाई/3 मतलब 2 पाई/3। तो ये वाला कोण हो गया 2 पाई/3। तो ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स cos 2 पाई/3। सही है। अब cos 2 पाई/3 की वैल्यू cos 120 डिग्री की वैल्यू है ना, 120 डिग्री माइनस हाफ हो गई, तो ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स माइनस हाफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स माइनस हाफ को थोड़ी देर के लिए फाई मान लेता हूँ। tan इनवर्स में इनपुट कैसा मिला, नेगेटिव। अगर इसमें नेगेटिव इनपुट मिला मतलब फाई कौन से क्वाड्रेंट का था भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट का था। ठीक है क्या, ये फाई, ये 1 2, ये √5, ये मेरे को हेल्प करेगा साइन की सही वैल्यू देने में। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है साइन फाई, माइनस साइन तो क्वाड्रेंट टेक केयर कर रहा है। अब फाई कौन से क्वाड्रेंट का था, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो आंसर नेगेटिव आएगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी हो गई, -1/√5। आ गया समझ में। इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। तो ऐसे 3 4 5 कितने भी ऐसे फंक्शन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से थीटा एंगल मान के एक एक करके बाहर निकलते जाओ और एक एक की वैल्यू फाइंड करते जाओ, और ये फिक्स होगा कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो उससे एक एक ही आंसर आएंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए ऐसा है, tan ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू a माइनस √b/c की फॉर्मेट में है, जहाँ a b c सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, को प्राइम, सह अभाज्य का मतलब जिनका HCF जो है वो 1 होता है। ठीक है क्या, तो आपने फाइंड करना है a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी का मान। ठीक है ना, आपको a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी का मान जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि cos इनवर्स √5/3 को 1/2 cos इनवर्स √5/3 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें। मतलब cos इनवर्स √5/3 हो गया 2 थीटा के बराबर। कैसा इनपुट है भाई, पॉजिटिव इनपुट है, तो मतलब 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई √5/3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की। सही है, हमें वैल्यू चाहिए भाई, ये थीटा माना था ना, tan थीटा की। अच्छा, अब tan थीटा और cos 2 थीटा में कोई रिलेशन पता है क्या, तो एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। सही है, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का मान कितना है, √5/3। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3, 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। अच्छा, tan थीटा, अब यहाँ कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से जब tan थीटा निकालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू tan की पॉजिटिव आएगी।
अब हमें आंसर इस रूप में लिखना है, तो इसका मतलब ये बाहर वाला रूट गायब करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, परिमयकरण करता हूँ। मैं इसको 3 माइनस रूट 5 से गुणा भाग कर लेता हूँ अंडर रूट के अंदर ही। तो ऊपर तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, तो वो बाहर आ गया 3 माइनस रूट 5, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 माइनस 5 4, 4 का अंडर रूट हो गया 2। तो अगर मैं इस रूप में देखूं a माइनस रूट बी बाई सी के रूप में आ गया, 2, 3 और 5 सहभाज्य भी हो गए, तो हमसे a प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई सी पूछा था। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2, तो हमारा आंसर हो गया 3 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 4। ठीक है, क्या पूछा है उसके हिसाब से सही से हमें आंसर देना है। तो बेसिकली ये काम जो है, मैक्सिमम काम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी हमें फॉर्मूले बहुत बढ़िया से याद होने चाहिए, इस बात का आप लोग खास ख्याल रखें, वो भी अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई, तब आपको x की पावर 2001 प्लस y की पावर 2001 प्लस z की पावर 2001 का मान कितना होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब यार ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 3 तो वेरिएबल हैं x y z, और एक ही इक्वेशन है। अब एक ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल तक कैसे पहुँचे? तो सबसे पहले ध्यान से देखें, cos इनवर्स x का जो परिसर था, क्या वो 0 से पाई हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? बिल्कुल है ना, cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में ही होती है। अच्छा, मतलब cos इनवर्स फलन की अधिकतम वैल्यू पाई हो सकती है। यहाँ कितने cos इनवर्स फलन है? 3, और इसकी इन तीनों का योग किसके बराबर है? 3 पाई। इसका मतलब अगर cos इनवर्स x की वैल्यू पाई, cos इनवर्स y की वैल्यू पाई और cos इनवर्स z की वैल्यू पाई नहीं हुई तो पाई से कम ही होगी, और अगर इनकी किसी भी एक संख्या पाई से कम हुई तो उन तीनों को जोड़कर कभी भी वैल्यू 3 पाई नहीं हो सकती। तो अगर इन तीनों का योग 3 पाई करना है तो तीनों को एक साथ अपनी अधिकतम वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। जब ये तीनों एक साथ अपनी अधिकतम वैल्यू लेंगे, उसी समय इन तीनों का योग 3 पाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक भी संख्या पाई से कम हुई तो जो जितना पाई से कम ही आई, उतना ज़्यादा किसी दूसरी की वैल्यू बढ़ानी होगी, जो नहीं हो सकता। तो इसलिए तीनों का एक साथ cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई। दैट मीन्स x बराबर y बराबर z इज इक्वल्स टू -1। तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन एक ही दी है और 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, तो उनको उनकी न्यूनतम या अधिकतम वैल्यू से करने का सोचो ज़रूर, है ना, क्योंकि ये एक थॉट है, क्योंकि इसी से है वो क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। तो तीनों एक्स वाई जेड कितने हो गए? -1। अब हम इसमें रख दें, वैसे ही देखिए पावर इतनी गंदी गंदी 2001 दे रखी है, तो कुछ ऊट पटांग वैल्यू तो होगी नहीं। 0, 1, -1 ऐसी ही प्रकार की संख्या आएगी जो हम आसानी से सॉल्व कर लें, क्योंकि सारी घात विषम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -3। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से आप लोग करेंगे। ये जो हम फंक्शन लिख रहे हैं, आपको इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। कॉट इनवर्स लॉग का बेस 5/4 5x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? इसका प्रांत और परिसर। ठीक है, सबसे पहले हम कॉट इनवर्स की बात करते हैं। कॉट इनवर्स की प्रांत क्या होती है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इसका मतलब लॉग का जो भी आउटपुट आएगा कॉट इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं, हम लॉग पे आ जाते हैं, हमारा ध्यान लॉग पे रहना चाहिए। लॉग को परिभाषित करने के लिए क्या इस संख्या का पॉजिटिव होना ज़रूरी है? तो हम ये चाहेंगे कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 धनात्मक हो। अब आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो एक तो मुख्य गुणांक इसका पॉजिटिव है और इसका विविधकर नेगेटिव है। डी आप चेक कर लीजिए, b² माइनस 4ac करेंगे नेगेटिव आए। अब जिस भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है मतलब उसके काल्पनिक मूल हैं, और साथ ही साथ में क्योंकि a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बनेगा x अक्ष के पूरा पूरा ऊपर।
मतलब ये संख्या पॉजिटिव कब होगी? सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, x की सभी वैल्यूज़ के लिए ये द्विघात पॉजिटिव है। log के सामने पॉजिटिव वैल्यू रखी अगर, तो log परिभाषित है, log जो आउटपुट देगा कॉट इनवर्स परिभाषित है। तो इसका मतलब प्रांत क्या हो गई? प्रांत तो ऑल रियल हो गई। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जब ये परिभाषित नहीं। बात करते हैं परिसर की। परिसर को निकालने के लिए तोड़ तोड़ के हमें करना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के मैं समझाता हूँ, ग्राफ बना बना के, तभी आप अच्छे से क्लियर होके समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेटा परिसर तक जाने के लिए, कॉट इनवर्स की आउटपुट तक के लिए यहां से शुरू करें। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये शीर्ष कहलाते हैं। आई होप आपको वैल्यूज याद हो। एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, तो -b/2 आएगा 4/5। और भी तरीके हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी फाइंड कर सकते हैं, या डिफरेंशिएट करके 0 करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आई 4/5 और y की वैल्यू कितनी होती है? तो y होता है -b/4, या आप चाहें तो ये x की वैल्यू 4/5 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप ये हल करेंगे तो ये वैल्यू भी 4/5 के बराबर ही आई। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका परिसर, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब जब log का बेस 5/4, इनपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 4/5 से इन्फिनिटी। log का बेस कैसा है? 1 से ज़्यादा। जब log का बेस 1 से ज़्यादा होता है तो log खुद इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब 4/5 इनपुट रखा, ये एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो आउटपुट हो गया -1। और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा आउटपुट भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये हो गया परिसर log का। अब log का परिसर उठकर कॉट इनवर्स का इनपुट बनेगा। तो कॉट इनवर्स के इनपुट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज गई बेटा? -1 से इन्फिनिटी। अब आउटपुट निकालना है, तो अभी हम क्या करना होगा? अब हम कॉट इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। समझ में आ रहा है? 3 फंक्शन हो गए बेटा एक तरीके से, क्वाड्रेटिक, फिर log और फिर कॉट इनवर्स। क्वाड्रेटिक, फिर log और फिर कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। इसमें इनपुट कहाँ से कहाँ तक गया? -1 से इन्फिनिटी तक ये गया इनपुट। तो बेटा -1 पर कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, वो भी अपन देख लेते हैं। और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा लेंगे। अब हमें रेंज निकालनी है, आउटपुट निकालना है, वाई एक्स पे देखना है। तो कॉट इनवर्स -1 सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना आएगा? 3π/4। ये कितना हो गया? 3π/4। और जब आगे तक जा रहा है ग्राफ, मतलब आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो रेंज लिखेंगे छोटे से बड़ा, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3π/4, जिस पे क्लोज आए। ये हो गया परिसर। और प्रांत हम लिख ही चुके हैं, ऑल रियल वैल्यूज। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे होमवर्क में, अभी मतलब जैसे पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ 4/5 हो, 18th नंबर मान लीजिए, पहले 5/4 था, 4/5 होगा तो क्या होगा? ठीक है ना? आप खुद सॉल्व करके आंसर निकालिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में जो फलन साइन इनवर्स 3x² माइनस 5x प्लस 2/x² प्लस 1, आपको इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? प्रांत। तो सबसे पहले हमने देखा ये कौन सा प्रतिलोम फलन है? साइन का। तो साइन का जो प्रतिलोम फलन है उसका इनपुट जो होता है, जो कि इस क्वेश्चन में है 3x² माइनस 5x प्लस 2/x² प्लस 1, वो किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। इसको हम क्या कहते हैं? डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी क्योंकि अपन को दो अस्मिकाओं को हल करके दोनों का कॉमन आंसर या इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। अच्छा, अगर इस गुणनखंड की बात करो x² प्लस 1, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा?
है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर और प्लस 1, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा और उसमें एक और जोड़ दिया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अस्मिका में क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि ये चिन्ह चेंज ना हो, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव संख्या है तो इसका चिन्ह कभी नहीं बदलेगा। तो पहली अस्मिका जो इसको इधर ले जाने पाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें इसका जो मुख्य गुणांक है ये पॉजिटिव है, और इसका विविध कर अगर आप निकालो b स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। हमें इसको करना था, मतलब पॉजिटिव संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये अस्मिका सत्य है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये x की सभी वास्तविक मानों के लिए सही होगी। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अच्छा, इसके क्या फैक्टर आ जाएंगे क्या? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो भाई इसके जो फैक्टर होने वाले हैं, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया बेटा, आप वापस सही करें। यहाँ 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़े। अच्छा, यहाँ पर 3 था प्लस 1, तो यहाँ 2 हो गया, तो इसके फैक्टर हो गए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ गई, 1/2 से 2 के बीच में। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, भाई यहाँ से तो x सभी वास्तविक मान संतुष्ट हो रहे थे और यहाँ से x 1/2 से 2 के बीच में आ रहे हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली हमने जो भी प्रांत के क्वेश्चन करे उसमें हमने ये देखा कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उसके बेसिक जो मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रांत और परिसर बताए वो आपको याद करना ही। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की। हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले हल करने वाले जिसमें हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स को थीटा मान के सॉल्व करते हैं वो भी की। अब हम आज जो है अब हम गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। और इनसे क्या होगा, ये गुणधर्म पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करने की जो काबिलियत है हमारी वो हम और बढ़िया हो जाएंगे, हम और आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे प्रॉपर्टीज की मदद से। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो अगली प्रॉपर्टी या पहली प्रॉपर्टी जो हमारी गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटी। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 आज। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी 1 है बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत यूजफुल और बहुत काम की प्रॉपर्टी है और आगे की बहुत सारी चीज़ें इसी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी 1 के कुल 12 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, 12 हिस्से पढ़ाऊंगा और इसमें जो आरेख हैं, ग्राफ हैं, वो भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल समझ के आप ये पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो है प्रॉपर्टी 1 का जो पहला हिस्सा है वो है y बराबर, अगर आपको साइन इनवर्स x कहीं लिखा हुआ दिख जाए, साइन इनवर्स x कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, तो यहाँ पर इसका जो प्रांत होता है वो तो होगा x बराबर -1 से 1। देखिए, x साइन इनवर्स के सामने लिखा है, तो साइन इनवर्स को परिभाषित होने के लिए x का मान -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता, सबसे पहली बात। ठीक, अच्छा, अगर x -1 से 1 के बीच में है तो जो साइन इनवर्स x का वैल्यू आएगा, क्या वो वाली वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी? क्या बोलते थे बेटा इसको बोलते थे मुख्य मान परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर। तो इसका मतलब जो साइन बचा है, इस साइन में क्या इनपुट गया, इस साइन के अंदर इनपुट जा रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब फाइनल जो हमारा आउटपुट आएगा वो -1 से 1, मतलब जो हमने इनपुट रखा वही हमारा आउटपुट आ गया। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं और वो इस प्रकार से
यदि मैं साइन इनवर्स एक्स को, आप बोलेंगे सर ये सिखाया तो था आपने, जब भी साइन इनवर्स एक्स जैसा कुछ आए उसको हमें थीटा मान लेना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, या थीटा कहाँ से कहाँ तक बदल रहा था, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये बन गया y बराबर साइन थीटा। और अगर ये y बराबर साइन थीटा बन गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर है, x। वही मैं समझा रहा हूँ, जो इनपुट रखा था वही आउटपुट आ रहा था। इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर अंदर प्रतिलोम फलन है और बाहर त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x ऐसे लिखा हुआ है, तो हमेशा उसकी प्रांत में जो भी उस फलन की प्रांत है, प्रांत क्या है साइन इनवर्स के लिए, -1 से 1 में वो y x के बराबर होगा। तो अगर मैं इसके आरेख की आपसे बात करूं कि आपने इसका आरेख बनाना है, तो इसका आरेख जो होगा वो एक रेखाखंड होगा। क्या होगा, रेखाखंड। रेखा नहीं होगी, पूरी सरल रेखा नहीं होगी, सिर्फ उस सरल रेखा का कुछ हिस्सा। कौन सा हिस्सा, कौन सी सरल रेखा, y बराबर x का, x बराबर -1 से 1 के बीच का सिर्फ इतना सा हिस्सा होगा। आई बात समझ में। तो ये तो बहुत आसान प्रॉपर्टी हो गई। जब भी आप अंदर प्रतिलोम और बाहर त्रिकोणमितीय फलन लिखा हुआ देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x को आप डायरेक्ट हमेशा x लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम इसके दूसरे हिस्से पे, जो कि है y बराबर cos ऑफ cos इनवर्स x। और ये जो होगा ये भी हमेशा x के बराबर होगा। अंदर प्रतिलोम फलन है और बाहर त्रिकोणमितीय फलन है। इसकी प्रांत क्या होती है, cos इनवर्स x की प्रांत -1 से 1। cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है, मुख्य मान परिसर होता है 0 से π। ठीक है ना, आप लोग बोलते जाएं साथ साथ में, याद होता जाएगा। और जब cos के अंदर मैं इनपुट 0 से लेकर π तक रखूंगा तो y का जो मान आएगा 0 पर 1, π भी -1 से 1। जो इनपुट रखा था वैसा ही आउटपुट हमें मिलता जा रहा है। तो ये भी y x के बराबर ही है, किसके बीच में, -1 से। तो एक तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो -1 से 1 में y बराबर x, तो यही ग्राफ बनना चाहिए। ये y x लाइन ही है -1 से 1 में। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो फलन हैं ये समरूप फलन है। समरूप मतलब आइडेंटिकल फंक्शंस। ये आपने फलन में पढ़ा होगा, आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस। ठीक है ना। दो फंक्शन बराबर कब होते हैं या समरूप कब होते हैं, दो फंक्शन बराबर तब होते हैं जब उन दोनों का पहला प्रांत समान हो, दोनों का प्रांत समान, दोनों का परिसर समान है और दोनों का आरेख सेम हो। अगर ऐसे ही तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं तो वो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल कहलाते हैं। तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल मतलब सेम, इक्वल फंक्शंस है ना। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हो गए, आइडेंटिकल। कौन कौन से, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और दोनों किसके बराबर हैं, एक्स के बराबर। ठीक है। अब हम करते हैं इसकी तीसरे पार्ट पर। तीसरा है y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x। इसका जो प्रांत है वो ऑल रियल वैल्यूज, x कुछ भी हो सकता है tan इनवर्स x के लिए। tan इनवर्स x का परिसर कितना आता है बेटा, tan इनवर्स x का परिसर आता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है क्या। और tan में -π/2 से लेकर π/2 तक की जो वैल्यू ये आपको क्या आंसर देंगी, ऑल रियल वैल्यूज। तो इसकी डोमेन ऑल रियल हो गई और इसका जो परिसर है, रेंज है, वो भी ऑल रियल हो गया। और ये फंक्शन होता किसके बराबर है, वही x के बराबर। तो अब अगर मैं आपसे इसका ग्राफ बनाने की बोलूँ तो इसका जो ग्राफ बनेगा, कौन सी लाइन आएगी, y = x, x के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो इसका मतलब पूरी सरल रेखा आ जाएगी। सही है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन है ये tan ऑफ tan इनवर्स x sin ऑफ sin इनवर्स x के बराबर नहीं है। sin ऑफ sin इनवर्स x y = x सिर्फ कुछ अंतराल में होता था, जबकि ये जो है tan ऑफ tan इनवर्स x ये y = x के बराबर हो गया, x के सभी वास्तविक मानों के लिए। समझ में आ रही बात। और इसी प्रकार से अगर हम y बराबर cot ऑफ cot इनवर्स x की बात करें तो ये भी हमेशा x ही होता है। ये x बराबर r होता है और इसमें भी y बराबर r आता है। तो ये दोनों जो फंक्शन है आपस में ये कैसे हैं, समरूप हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। ठीक है ना। लिखने के लिए तो हमने चार प्रॉपर्टी लिख ली, पर एक तरीके से दो ही हुई। साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x दोनों इक्वल फंक्शंस हैं। ऐसे ही tan ऑफ tan इनवर्स x एंड cot ऑफ cot इनवर्स x दोनों आपस में इक्वल फंक्शंस हैं ना। ग्राफ अलग अलग है इनका, डोमेन अलग। और इसी प्रकार से पांचवी और छठी, बताओ क्या आएगा, अपने आप बता पाओगे आप। एक होता है कौन सा, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी x के बराबर होगा। और y बराबर सीकेंट ऑफ
सीकेंड इनवर्स x ये भी x के बराबर होगा। और ये दोनों के लिए जो प्रांत है वो क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कोसिकेंड इनवर्स और सीकेंड इनवर्स को परिभाषित होने के लिए x का मान माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत इसमें होना चाहिए, और जो इसका आउटपुट आएगा वो भी यही आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दो फलन आपस में मिल गए। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गए और साइन ऑफ साइन इनवर्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स आपस में आइडेंटिकल हो गए। पर ये और ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि इन सबके प्रांत अलग हैं। इसका अगर ग्राफ आपसे बोलूं बनाने को तो इसमें क्या आएगी, इस प्रकार से एक रेखा ऐसे आएगी और एक इस प्रकार से आएगी। ये कहाँ से होगी, 1 से है तो y इक्वल टू x लाइन का ही हिस्सा, और ये भी y इक्वल टू x लाइन का हिस्सा है -1। तो एक -1 से पीछे, क्योंकि x या तो -1 के पीछे है या 1 के आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहले 6 पार्ट तो इसके खत्म हो गए। बहुत आसान है। अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और बाहर वही वाला त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम नहीं त्रिकोणमितीय फलन। तो जब भी ऐसा होगा तो y बराबर x, मतलब जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट बाहर आएगा, उसकी प्रांत में होना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।